हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम लोग तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है तरंग प्रकाशिकी एवं हाइगेंस का सिद्धांत। तो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हमें जानना है। तो जैसा कि हमें मालूम है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र को संवेदित करती है। उसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश में अन्य भी गुण होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में यदि हम थर्मामीटर को रख दें तो थर्मामीटर में जो पारा भरा होता है वो ऊपर चढ़ने लगता है, जो यह सिद्ध करता है कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो इसी प्रकार प्रकाश के बारे में अन्य भी तमाम प्रयोग किए गए, जिससे हमें ये मालूम चला कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखीय पथ पर वो चलता है। और प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटनाओं का हम लोग अध्ययन कर चुके, पीछे बताया जा चुका है इन सभी बातों को। अब आगे हमें प्रकाश व्यतिकरण, विवर्तन के बारे में, और प्रकाश में ध्रुवण भी होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को भी ये प्रदर्शित करता है। तो इन सभी तथ्यों को जानने के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। इनमें से कुछ तथ्य जो है वो न्यूटन के कणिका सिद्धांत द्वारा पुष्टि किए गए, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, सरल रेखा में चलना, निर्वात में चलना, ये सब न्यूटन ने कणिका सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कर दिया। परंतु व्यतिकरण और विवर्तन तथा ध्रुवण की घटनाओं को न्यूटन नहीं सिद्ध कर पाए, कणिका सिद्धांत का प्रयोग करके नहीं दिखाया जा सका। तो 1676 में जब न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया और उसके माध्यम से कुछ घटनाओं का उन्होंने पुष्टि कर दिया, तो अब व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाओं के लिए 2 वर्ष बाद लगभग 1678 ईस्वी में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। और उन्हीं तरंग सिद्धांत का हमें अध्ययन करना है। और हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है, और तरंगे जब किसी माध्यम से गुजरती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो उसी के संबंध में सर्वप्रथम तरंगाग्र को हमें परिभाषित करना है। वेव फ्रंट क्या होता है? तरंगाग्र। तो तरंगाग्र किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ है कि जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हो, तरंगाग्र कहलाता है। और तरंगाग्र जो होता है वह प्रकाश जिस दिशा में संचरण हो रहा है उसके ठीक लंबवत होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश का संचरण तरंगाग्र के ठीक लंबवत होता है, और तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा प्रकाश के किरण को प्रदर्शित करती है, उसको हम किरण कहते हैं। यदि बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत जो है वो बिंदुवत है, अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो उस बिंदुवत स्रोत से निकलने वाले जो तरंगाग्र होते हैं उनको हम गोलीय कह सकते हैं, क्योंकि जो तरंगे उत्पन्न होंगी वह चारों ओर समान रूप से होंगी। तो इस प्रकार अगर बिंदुवत स्रोत है, प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का है, तो उससे निकलने वाला जो तरंगाग्र होगा गोलीय होगा। अगर रेखीय बिंदु स्रोत है, कोई सरल रेखीय बिंदु स्रोत है, तो उसके चारों ओर जब तरंगे निकलेंगी तो तरंगाग्र वहां बेलनाकार उत्पन्न होगा, बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होगा। इसी प्रकार कोई भी आकार का अगर तरंगाग्र है वो बहुत अधिक दूर जब जाता है तो समतल रूप धारण कर लेता है, यानी बहुत अधिक दूरी पर सभी तरंगाग्र समतल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तरंगाग्र को परिभाषित किया, और साथ में हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत अपना प्रस्तुत किया और ये बताया कि जो तरंगे होती है प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है, यानी प्रकाश जो चलता है वो तरंग के रूप में चलता है। यानी हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में ये बताया था, पुष्टि किया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और जब तरंगे किसी माध्यम से गुजरती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। अब चूंकि तरंगों को चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, और प्रकाश निर्वात से भी आ जाता है पृथ्वी पर, तो इस बात की पुष्टि के लिए हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की, और यह कहा
कि ईथर एक इस प्रकार का माध्यम है कि उसका घनत्व बहुत ही कम होता है, बहुत हल्का होता है, वह हर जगह उपस्थित हो सकता है, उसकी उपस्थिति हर जगह हो सकती है। और इस ईथर माध्यम में वह सभी गुण हैं जो प्रकाश को संचरण के लिए आवश्यक है, यानी प्रकाश के संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण ईथर में बताया कि ये मौजूद होते हैं। और ईथर बहुत ही हल्का माध्यम होता है, कम घनत्व वाला होता है, और इसी कारण से प्रकाश हर जगह पहुंच जाता है। ईथर की उपस्थिति उन्होंने हर जगह मान ली, और प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है उस माध्यम में। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न माध्यमों में जब प्रकाश जाता है तो उसके जो तरंगदैर्ध्य होते हैं, प्रकाश के अलग अलग तरंगदैर्ध्य उनके माध्यमों का जाता है, तो वहाँ तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में तरंग लंबाई बदलती है, उनके चाल बदलते हैं। इन सभी बातों की पुष्टि इन्होंने हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर किया। लेकिन इन्होंने जो माध्यम ईथर माना था कि ईथर की मौजूदगी हर जगह है, ईथर की उपस्थिति इन्होंने कल्पना किया था, काल्पनिक माध्यम ईथर, जो कि आगे चल के माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोगों द्वारा इसको असत्य माना और ये कहा कि हाँ, ये ईथर नामक कोई माध्यम नहीं होता है, और उसको अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने असत्य साबित किया। फिलहाल हाइगेंस के इस तरंग सिद्धांत से काफी कुछ जानकारी भी हासिल हुई। हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से तरंगें चलती हैं। तरंग के संचरण के संबंध में उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसको द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। तो इन्होंने इस सिद्धांत में 3 बातें बताई थी। पहली बात यही बताया था कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में चलती है, संचरित होती है, तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं, और अगर उस माध्यम में कोई पृष्ठ खींचा जाए, कोई इस प्रकार से पृष्ठ खींचा जाए कि उस पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करें, तो वो तरंगाग्र होता है, उसी को तरंगाग्र कहते हैं। यानी तरंगाग्र को परिभाषित किया अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में। पहला वाला जो सिद्धांत था उसमें सीधे तरंगाग्र की परिभाषा इन्होंने बताई कि जब कोई तरंग किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और उस माध्यम में अगर कोई एक ऐसा पृष्ठ खींच दिया जाए जिसमें स्थित सभी कण माध्यम के समान कला में कंपन करें, तो वह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाएगा। और अगर जो प्रकाश स्रोत है बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होगा, अगर रेखीय है तो बेलनाकार होगा, और जो तरंगाग्र है वो भी प्रकाश की चाल से ही चलता है। तो यह बातें यहाँ पहले अपने सिद्धांत में बताया। और दूसरे सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का जो कण है वो एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, उनसे एक नई तरंगें निकलती है जिनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जब माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और समान कला में कंपन करने वाले जितने भी कण हैं वो पुनः एक नई तरंगें उत्सर्जित करते हैं, उन्हीं को इन्होंने कहा कि वे द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। और द्वितीयक तरंगिका भी प्रकाश की ही चाल से चलती है, जिस चाल से प्रकाश चलता है ठीक उसी चाल से द्वितीयक तरंगिका भी चलती है। और तीसरे अपने सिद्धांत में इन्होंने बताया कि अगर कोई हम माध्यम में तरंगाग्र इस प्रकार से वेव फ्रंट कोई अगर गति कर रहा है, मान लीजिए यहाँ ए बी एक तरंगाग्र दिखाया गया, कोई बिंदु स्रोत से एक तरंगाग्र ए बी इस प्रकार से निकल रहा है, तो वो तरंगाग्र गोलीय होगा, और उस गोलीय तरंगाग्र जब वो आगे बढ़ता है तो उस पर स्थित प्रत्येक जितने भी माध्यम के कण हैं वो नए स्रोत की भांति व्यवहार करने से वहां गोलीय तरंगाग्र पुनः एक द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होगी। जितना भी यहाँ गोला दिखाया गया ये द्वितीयक तरंगिकाओं को दिखाया गया है। यह तरंगाग्र ए बी दिखाया गया है, और इस ए बी तरंगाग्र पर स्थित जितने भी कण दिखाए गए ये सभी समान कला में कंपन कर रहे थे। और इन्होंने बताया कि इन जितने भी तरंगाग्र पर स्थित कण है ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेंगी, यह एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगी, और इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं पुनः गोलीय द्वितीयक तरंगिकाएं हमको प्राप्त होंगी। और इस तीसरे सिद्धांत में अपने तीसरे बात में यह बताया कि अगर किसी क्षण हम इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला कोई पृष्ठ खींचे या द्वितीयक तरंगिका का कोई एनवेलप खींचा जाए, एनवेलप मतलब उसको स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचे,
तो वो द्वितीयक तरंगिका की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। जैसे यहां देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या दिखाया गया, ये तरंगाग्र ए बी है और तरंगाग्र ए बी पर जितने भी कण मौजूद हैं माध्यम के, वह नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करने से यहां द्वितीयक तरंगिकाएं गोले के आकार में मिल रही हैं। अब इस द्वितीयक तरंगिका को स्पर्श करने वाला, ठीक स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचा जाए तो ये ए डैश बी डैश जो पृष्ठ है यह नए तरंगाग्र का रूप धारण कर लेता है, एक नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। यह द्वितीयक तरंगिका का एक नया स्थिति, एक नया तरंगाग्र हमको प्राप्त होता है। अब यहां कैसे ये किया गया, तो इसके लिए यहां देखिए इस जो भी गोलीय तरंगाग्र यहां से उत्पन्न हुआ है, द्वितीयक तरंगिकाएं जो उत्पन्न हुई है, इसकी त्रिज्या अगर इसकी त्रिज्या के बराबर ये गोला खींच दिया जाए तो इस गोले को दोनों तरफ से स्पर्श करती हुई रेखाएं खींचा है। यहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश भी पीछे की ओर खींचा गया है। तो इसको तो बताया कि ए डैश बी डैश जो आगे की ओर बढ़ रहा है उसको तो हाइगेंस ने कहा कि वो द्वितीयक तरंगिका की नई स्थिति है, लेकिन पीछे जो स्पर्श रेखा ए डबल डैश बी डबल डैश दिखाया गया है उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि पीछे कोई तरंगाग्र नहीं बढ़ेगा, जो भी तरंगाग्र बढ़ेंगे वो माध्यम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यानी इस आगे वाली स्थिति को तो इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन पीछे वाली स्थिति को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार इन तीन बातों से इन्होंने तरंगाग्र का संचरण दिखाया कि इस प्रकार से तरंगे चलती हैं। तो अगर गोलीय है तो यह रूप होगा, और अगर समतल कोई है, समतल तरंगाग्र माध्यम में गतिमान है, तो उसकी स्थिति को इस प्रकार से दिखाया गया है कि ए बी यह एक तरंगाग्र का रूप दिखाया गया है। ए बी कोई तरंगाग्र है, समतल है, और इस तरंगाग्र पर स्थित जितने भी कण हैं ये नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और यहां से पुनः गोलीय तरंगिकाएं निकलेंगी जिसको द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। और इसको स्पर्श करने वाला देखिए दो पृष्ठ खींचा गया, ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश, लेकिन पीछे वाले को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, केवल आगे की तरंगाग्र लगातार माध्यम में आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत इन्होंने प्रदर्शित किया, और साथ ही साथ हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की कुछ सफलताएं और विफलताएं भी थी। अब सफलता क्या था, तो हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश में परावर्तन यानी तरंगाग्र का परावर्तन तथा अपवर्तन अपने सिद्धांत के आधार पर इन्होंने प्रदर्शित किया है, और साथ ही साथ प्रकाश में व्यतिकरण और विवर्तन की घटना भी तरंग सिद्धांत के आधार पर इन्होंने समझाया। परंतु कुछ विफलताएं भी थी। यह प्रकाश के ध्रुवण की घटना की व्याख्या अपने सिद्धांत से नहीं कर सके, क्योंकि इन्होंने प्रकाश के जो प्रकृति है उसको अनुदैर्ध्य मान लिया। इन्होंने जो माध्यम ईथर कह के कि प्रकाश माध्यम में गति करता है, इस आधार पर प्रकृति को अनुदैर्ध्य माना था, जो कि यह विफलता थी इनकी। बाद में प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसकी प्रकृति को बाद में अनुप्रस्थ सिद्ध किया गया। अनुप्रस्थ होती है प्रकृति, लेकिन इन्होंने अनुदैर्ध्य माना था, एक विफलता ये थी। और इन्होंने जो काल्पनिक माध्यम ईथर की बात कही कि ईथर हर जगह विद्यमान होता है, ईथर होने के कारण ही ईथर में सभी गुण है प्रकाश के संचरण के, तो ईथर वाली बात जो इन्होंने बताई थी वो भी माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोगों द्वारा उसको असत्य ठहराया। और साथ ही साथ इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को ये सिद्ध नहीं कर पाए, वो कणिका सिद्धांत के आधार पर ही सिद्ध की जा सकी। तो ये कुछ सफलताएं थी, कुछ विफलताएं थी, यानी इस सिद्धांत से कुछ बातें तो इन्होंने सिद्ध किया और कुछ नहीं कर पाए, जो कि कणिका सिद्धांत से ही पुष्टि की जा सकी। तो यहाँ कुछ कमियों के बारे में बताया गया। अब आइए देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने तरंग मानकर अपने सिद्धांत का प्रयोग करके कैसे प्रकाश तरंगों में इन्होंने परावर्तन दिखाया। तो अब आइए देखते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, सर्वप्रथम इन्होंने जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ खींचा है, जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ खींचा है जिस पर एक तरंगाग्र ए बी है, तिरछा आपतित कराया जा रहा है। एक तरंगाग्र ए बी को तिरछा आपतित कराया जा रहा है आपतन कोण आई पर। आपतन कोण इसका आई है, आई आपतन कोण पर तिरछा इस परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर आपतित कराया जा रहा है। और साथ में यह देखा जा रहा है कि तरंगाग्र ए बी ये परावर्तित होता है, ए डैश बी डैश एक नए रूप में प्रदर्शित किया।
अब किस प्रकार से किया, तो उसी की व्याख्या यहां करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। किसी क्षण जब ये तरंगाग्र AB बिंदु A को स्पर्श करता है, यानी t बराबर 0 मान लिया जाए कि t बराबर 0 पर यह स्थिति प्रदर्शित की गई है। t बराबर 0 पर किसी क्षण इस तरंगाग्र AB जो है वो A बिंदु पर स्पर्श करता है। अब जैसे जैसे इस बिंदु B को A डैश की ओर, बिंदु B जैसे जैसे A डैश की ओर बढ़ता है, इस तरंगाग्र AB का प्रत्येक बिंदु धीरे धीरे इस A डैश के बीच स्पर्श करता जाता है। भाई जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, AB तरंगाग्र किसी क्षण बिंदु A को स्पर्श कर रहा है, तो जैसे ही ये बिंदु A को स्पर्श करेगा, वहां से द्वितीयक तरंगिका तुरंत उत्सर्जित होगी। यहां से द्वितीयक तरंगिका निकलना शुरू करेगी और आगे बढ़ेगी। अब जैसे जैसे बिंदु B A डैश की ओर आगे बढ़ रहा है, इस तरंगाग्र AB का एक एक करके सभी बिंदु A और A डैश के बीच में स्पर्श करते जाते हैं। और ज्यों ही कोई बिंदु A डैश के बीच स्पर्श करता है, वहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू कर देती है और उसी माध्यम में आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो जितने समय में बिंदु B A डैश पर पहुंचता है, उतने ही समय में बिंदु A से जो तरंगाग्र निकला, वो तरंगाग्र उतने ही समय में B डैश पर पहुंच जाता है। और जितना बीच में जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे जैसे इस AB जो तरंगाग्र दिखाया गया, जैसे जैसे बिंदु B A डैश की ओर बढ़ेगा, इस तरंगाग्र का एक एक बिंदु इसको स्पर्श करता जाएगा। अंत में बिंदु B A डैश को जब स्पर्श करेगा, तब उसकी स्थिति ये होगी। तो मान लीजिए बिंदु B को A डैश तक आने में t समय लगता है। जितना समय बिंदु B से A डैश तक तरंगाग्र को पहुंचने में लगता है, उतने ही समय में A से B डैश तक नई तरंगिकाएं जो निकलती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं, उस द्वितीयक तरंगिका को उतना ही समय लगेगा बिंदु B डैश तक पहुंचने में। और यहां एक नया तरंगाग्र निर्मित हो जाएगा, जिसको A डैश B डैश कहेंगे, और यह परावर्तित तरंगाग्र का रूप होगा। यानी AB आपतित तरंगाग्र है और A डैश B डैश ये परावर्तित तरंगाग्र का रूप ले लेगा। अब यदि मान लीजिए कि जो प्रकाश है इसकी चाल किसी माध्यम में B है, तो अगर B माध्यम में चाल है, B चाल से प्रकाश आगे बढ़ रहा है और t समय में बिंदु B A डैश पर पहुंचता है, और उतने ही समय में बिंदु A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका B डैश पर पहुंच जाती है और नए तरंगाग्र का रूप ले लेती है। तो हम लिख सकते हैं कि B से A डैश की दूरी, B से A डैश की दूरी ये बराबर होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अगर प्रकाश की चाल v माना गया और B से A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है, तो चाल गुणे समय से हम इस दूरी को प्रदर्शित कर सकते हैं। B से A डैश की दूरी v इंटू टी के बराबर होगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और फिर यह कहा गया कि जितने समय में बिंदु B A डैश पर पहुंचता है, ठीक उतने ही समय में बिंदु A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका B डैश पर पहुंच जाती है। या जितनी भी A और A डैश के बीच जितनी भी द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित हुई, वह सीधा एक नया तरंगाग्र का रूप ले लेगी और यहां तक पहुंचने में, नया तरंगाग्र निर्मित होने में उतना ही समय लगेगा जितना समय B से A डैश तक पहुंचने में लगेगा। तो अब देखिए ये दूरी भी हम बराबर मान सकते हैं। AB डैश जो दूरी होगी वो भी BA डैश के ही बराबर होगी। AB डैश की जो दूरी होगी वही BA डैश की दूरी होगी, क्योंकि दोनों तरंगिकाओं की चालें समान होती हैं। जो हमारी मुख्य तरंग थी, मुख्य प्रकाश थी, जो उसकी चाल है वही द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल होती है। द्वितीयक तरंगिकाएं भी प्रकाश की ही चाल से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, वो भी वहां से संचरित हो रही है। तो इसलिए BA डैश बराबर BT बराबर AB डैश लिखा जा सकता है। अब आइए देखते हैं, यहाँ एक समकोण त्रिभुज निर्मित हो रहा है। तो यहां से एक लंब डाला गया है AB, और इस AB तरंगाग्र यहां देखिए एक लंब डाला गया, तो ये समकोण त्रिभुज कहा जा सकता है। और साथ में यहां द्वितीयक तरंगिका द्वारा जो तरंगाग्र पुनः नया तरंगाग्र मिल रहा है, उस तरंगाग्र को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया है कि B से A डैश की दूरी नापकर, जितना दूरी B A डैश का है उतनी ही दूरी पर बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया गया है, और उतनी ही दूरी पर एक चाप यहां खींचा गया, और वह चाप बिंदु B डैश पर यहां काट रहा है। अब यहां A डैश से B डैश को मिलाने वाली रेखा अगर खींच दिया जाए, तो ये द्वितीयक तरंगिका का
रूप प्रदर्शित करने लगती है। तो अब ये भी समकोण होगा, ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज कहे जा सकते हैं। तो यहां देखिए हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश तथा समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में, इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हम क्या दिखा सकते हैं, देखिए यहां कोण ये आई है, यहां पर कोण आई है, और अगर साइन आई लिया जाए तो साइन आई बराबर हम दिखा सकते हैं, साइन आई बराबर, तो इस कोण के लिए लंब होगा बी ए डैश और कर्ण होगा ए ए डैश, तो साइन आई को लिख सकते हैं बी ए डैश बटा ए ए डैश। तथा अब इस दूसरे त्रिभुज के लिए देखा जाए तो यहां से देखिए परावर्तित तरंगाग्र जो है वो परावर्तन कोण आर पर परावर्तित हो रहा है, यहाँ ए डैश के साथ ही आर कोण निर्मित कर रहा है, तो इसलिए यहां हम साइन आर दिखा सकते हैं, साइन आर बराबर, तो इस त्रिभुज के लिए लंब अगर ये है तो इसको कर्ण कहेंगे और ये आधार होगा। तो यहां देखिए साइन आर कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी, यानी हम लंब लिख सकते हैं ए बी डैश, ए बी डैश लंब होगा और इसका भी कर्ण ए ए डैश लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर साइन आई को साइन आर से भाग कर दे तो देखिए यहां से क्या मिल रहा है हमको, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, ये बराबर हो जाएगा, यहां से देखिए बी ए डैश बटा ए ए डैश, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये पलट के ऊपर जाएगा ए ए डैश और नीचे आ जाएगा ए बी डैश, और यहां से देखिए ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा और यहां हमको मिल जाएगा बी ए डैश बटा ए बी डैश, और इसको अगर समीकरण 1 डाल दिया जाए तो समीकरण 1 का उपयोग कर सकते हैं, यहां पर समीकरण 1 से देखिए बी ए डैश का मान भी वी टी के बराबर है और ए बी डैश का मान भी वी टी के बराबर है, तो ये दोनों समान मान होंगे, तो यहां से हम दिखा सकते हैं साइन आई बटा साइन आर, ये बराबर होगा, इसको भी वी टी लिखा जा सकता है, इसको भी वी टी लिखा जा सकता है, और ये दोनों बराबर होने के कारण कैंसिल कर दिए जाएंगे, 1 के बराबर आएगा, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर साइन आर, या इसी को हम लिख सकते हैं आई बराबर आर, जो कोण आई है कोण आर के बराबर होगा। अब आई क्या है, आई है तरंगाग्र द्वारा आपतन कोण, यानी जिस कोण पर आपतित हो रहा है तरंगाग्र वह कोण आई है, और ये जो आर है ये परावर्तन कोण है। तो अब यहां से क्या सिद्ध हो रहा है, यहां से सिद्ध हो रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर यहां से मिल गया। जब कोई तरंगाग्र किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर आपतित होगा तिरछा, तो उससे द्वितीयक तरंगिका जो निकलेगी वह नए परावर्तित तरंगाग्र का रूप धारण कर लेगी, और इन दोनों केसों के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण ये ठीक बराबर होंगे। तो ये परावर्तन का नियम है, उसकी पुष्टि हो रही है। और साथ ही साथ अगर ये देखा जाए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तो ये तीनों एक ही तल में, इसी कागज के तल में मौजूद हैं, चाहे कहा जाए आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। तो यानी परावर्तन के दोनों नियम की पुष्टि इस हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है।